आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सॉफ्ट टॉक्स में स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को क्लास 11th हिस्ट्री टर्म 2 एग्जामिनेशन में देखिए जो भी इंपॉर्टेंट सवाल आपके एग्जाम में बनेंगे वो मैं आपको हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में कंप्लीट करवा दूंगा। तो आप सभी बच्चे वीडियो के लास्ट तक बने रहें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर न्यू आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। एक थोड़ी सी बात बता दूँ कि मॉडल सेट पेपर 1, 2 और 3 मैंने तीनों ही आपको हिंदी में और इंग्लिश दोनों कंप्लीट कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, प्लेलिस्ट पे लिंक पे क्लिक करके आप उन वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। फिलहाल अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर करें, चैनल पे न्यू आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर करें, ठीक है। देखिए पहला सवाल हमसे पूछा जाएगा कि पश्चिमी शक्तियों द्वारा पेश की गई चुनौतियों का सामना जो छिंग राजवंश था उसने किस प्रकार किया था, ये हमें बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर इंग्लिश में भी क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसका जो जवाब है इंग्लिश वालों का, ठीक है, यहाँ पर देखिए ये नीचे लिखा हुआ, तो आप लोग थोड़ा सजेस्ट कर लीजिए इंग्लिश मीडियम के बच्चे, यहाँ पर आंसर पूरा कंप्लीट वे में लिखा हुआ है। देखिए मैं आपको हिंदी में समझा देता हूँ क्या बोला गया है कि पश्चिमी शक्तियों द्वारा पेश की गई चुनौतियों का सामना करने के लिए छिंग राजवंश ने क्या किया था, कुछ उपाय किए थे। जैसा पहला क्या किया था, प्रशासकीय व्यवस्था को क्या मतलब जो उनका भी सिस्टम था, जो कह सकते हैं एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम, उसको क्या किया था, डेवलप किया था, मॉडर्नाइजेशन किया था और उनको क्या स्ट्रेंथ किया था। सेना का एक नए रूप में क्या किया था, गठन, मतलब उनकी जो आर्मी था उनके एक नए फॉर्म में गठन किया था। जैसे अभी हमारे देश में चल रही अग्निपथ सेना को दृढ़ बनाने के नए रूप में गठित करने के लिए हमारे सेना को क्या किया जा रहा है, वहां पर कुछ मॉडिफिकेशन किए जा रहे हैं और नई तकनीकी का प्रयोगों का प्रशिक्षण दिया गया। फिर अगला हमारा शिक्षा व्यवस्था में सुधार की जो नीतियां वहां अपनाई गई तथा छात्रों को नए विषयों में प्रशिक्षित करने के लिए विदेश भेजा गया। फिर चीनी लोगों में एक राष्ट्र की भावना जगाने के लिए कई तरह के उपाय किए गए। स्थानीय विधिकायों का क्या गठन किया गया। तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर थे जिनके द्वारा क्या किया गया, जो पश्चिमी सत्ता क्या की गई थी उनकी चुनौतियां सामने थी, उसके तरफ छिंग राजवंश ने क्या किया था, अपना चुनौती सामने किया था। अगला है देखिए हमारा हु पेंटेड द लास्ट सपर, यानी द लास्ट सुपर जो चित्र है ये किसने बनाया था, आपको मालूम होगा लियोनार्डो दा विंची ने ये जो चित्र है वो बनाया था, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो गया। अगला सवाल हमारा कोलंबस अमेरिका कब पहुंचा, कोलंबस ने अमेरिका खोज के लिए पहुंचा कब था ये हमें बताना है। तो याद रखिएगा 1492 ईस्वी में अमेरिका में कौन सा द्वीप में पहुंचा था, बामास द्वीप में वो पहुंचा था, ठीक है। अगला हमारा पुनर्जागरण जो शब्द है रेनेसांस कहते हैं, इस शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई। तो याद रखिएगा पुनर्जन्म शब्द की उत्पत्ति, इसका शाब्दिक अर्थ होता है पुनर्जन्म, ठीक है। ये नाम भी आपको पुनर्जागरण होता है और इसका जो मतलब कहा जाता है शाब्दिक अर्थ में कि इसका पुनर्जन्म क्या होता है, शाब्दिक अर्थ होता है। और यहीं पर लिखा हुआ इंग्लिश में कि द ओरिजिन ऑफ द वर्ड रेनेसांस इज रेनेसांस विच लिटरली मींस रीबर्थ, ठीक है। अगला सवाल है हमारा, ऐसे कौन से कारण थे जिसने 15वीं शताब्दी में यूरोपीय नौचालन को क्या की सहायता मिली। तो देखिए 15वीं शताब्दी में यूरोपीय नौचालन में बहुत से ऐसे विशेषता जिसके कारण उनको सहायता मिली। जैसे 1300 ईस्वी में कुतुबनुमा अर्थात यानी जो दिशा सूचक हम लोग कहते हैं, ठीक है, यंत्र का आविष्कार हुआ। इससे यात्रियों को देखिए खुले समुद्र में कोई भी दिशा का जानकारी आसानी से मिल जाता था। सबसे बड़ा फैक्टर यहीं पर यह कर जाता है, ठीक है। अगला हमारा समुद्री यात्रा पर जाने वाले यूरोपीय जहाज में भी काफी सुधार हो चुका था। बड़े बड़े जहाज का निर्माण होने वाला था जो विशाल मात्रा में क्या जितने भी बड़े बड़े हाई लेवल के जो सामान जाता था वो आप आराम से ले जा सकते थे। ये जहाज आत्मरक्षा में क्या अस्त्र शस्त्र भी लैस होते थे, मतलब सीधा बात उनके पास मिसाइल तोपे थे जिससे वो किसी भी पर आक्रमण कर सकते थे अगर कौन पर आक्रमण करेगा तो। फिर अगला हमारा 15वीं शताब्दी के दौरान जो यात्रा वृत्तांतों, सृष्टि वर्णन तथा भूगोल की पुस्तकों के प्रचार ने लोगों के ज्ञान में क्या वृद्धि की। मतलब सीधा बात है, देखिए ज्योग्राफी का थोड़ा सा कह सकते हैं डेवलपमेंट हुआ, जिसके कारण उदाहरण पे लिखा हुआ, उदाहरण के मिस्रवासी टोलेमो ने अपनी पुस्तक में विभिन्न क्षेत्रों की स्थिति अक्षांश और देशांतर रेखाओं द्वारा समझाई है। इसे पीढ़ियों से यूरोपवासियों को संचार में बारे में अधिक से अधिक जानकारी मिली है। टोलेमी ने यह भी बताया है कि पृथ्वी गोल है यानी स्फेरिकल है, ठीक है। और यही सवाल देखिए यहाँ पर हिंदी में इंग्लिश में भी लिखा हुआ, सॉरी, तो जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के वो इंग्लिश मीडियम में यहां से लिख लीजिएगा। अगला सवाल है हमारा, संन्यास सेन के 3 सिद्धांत क्या थे। तो देखिए व्हाट वेयर द प्रिंसिपल ऑफ संन्यास सेन। तो देखिए 3 सिद्धांत थे जिसे आप लोग कह सकते हैं सन्मी चुई के 3 सिद्धांत थे, राष्ट्रवाद, गणतंत्र और समाजवादी पूंजी का, ठीक है। तो राष्ट्रवाद, इसका अर्थ ना माचू राजवंश की सत्ता हटाना था क्योंकि उसे विदेशी राजवंश माना जाता था। दूसरा गणतंत्र, देश में गणतांत्रिक सरकार की स्थापना करना। तीसरा समाजवाद यानी पूंजी का नियमन करना तथा भूमि के स्वायत्त में क्या करना, बराबरी लाना, ये महत्व था, ठीक है। 3 प्रिंसिपल थे। अगला है हमारा सवाल कि ब्रिटेन के औद्योगिकीकरण के स्वरूप पर जो कच्चे माल की आपूर्ति पर क्या प्रभाव पड़ा हमें ये बताना है, ठीक है। इसका देखिए आंसर मुझसे गलती से छूट गया है इंग्लिश में बनाना, तो मैं आपको इसका नेक्स्ट वीडियो में इंग्लिश में जो है ना 6 नंबर का वो मैं कंप्लीट करवा दूंगा, ठीक है। तो आप लोग कुछ बच्चे हैं, 1-2 बच्चे कमेंट करके रख दीजिएगा कि सर 6 नंबर का छूट गया था, ठीक है। तो मैं मुझे भूल भी जाऊँ तो मुझे याद आ जाएगा, तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में इसको आपको जोड़ दूंगा उसमें, ठीक है। देखिए
तो अगला सवाल हमारा कि ब्रिटेन के औद्योगिकरण में जो कच्चे माल की आपूर्ति का क्या प्रभाव पड़ा, ये हमें बताना है। तो देखिए, आरंभ में जो ब्रिटेन के लोग थे, ऊन और लिनन, जिसे आप इंग्लिश के लिनन के एनियन, ठीक है, कि जो कपड़े होते थे उनसे सना हुआ कपड़ा क्या पहनते थे। 17वीं 17वीं सेंचुरी था, इंग्लैंड भारत से भारी मात्रा में सूती कपड़े का आयात करने लगा, परंतु जब भारत के लोग अधिकतर भागों में ईस्ट इंडिया कंपनी का राजनीतिक नियंत्रण स्थापित हो गया, तब इंग्लैंड ने क्या किया, कपड़े के साथ साथ कच्चे माल के रूप में भी कपास का आयात करना प्रारंभ कर दिया। अब इंग्लैंड पहुंचने पर इनकी कताई भी की जाती थी और उससे कपड़ा बुना भी जाता था। अब हुआ क्या, 18वीं शताब्दी में प्रारंभिक वर्षों में कताई का काम बहुत ही धीमा था, इसलिए काटने वाले दिन जो कताई वाला मशीन रहता है, कताई के काम लगे रहते थे, जबकि बुनकर बुनाई के लिए और धागे के इंतजार में समय नष्ट करते थे। परंतु जो हमारा डेवलपमेंट इंडस्ट्रियलाइजेशन का, ठीक है, जिससे बहुत से आविष्कार हुए, अब कपास से धागा काटने और उससे कपड़ा बनाने के लिए एकाक काम बढ़ गया। इस कार्य में देखिए कौशलता लाने के लिए उत्पादन का काम घरों से हटकर अब सीधा फैक्ट्री में आने लगा। और यही अगर आपने क्लास 10 में पढ़ा हो ये बात, जिसके कारण भारत में कह सकते हैं कि बेरोजगारी एक टॉप लेवल पर पहुंची, क्योंकि भारत के बुनकर उस टाइम बेरोजगार हो चुके थे। अगर आपको क्लास 10 याद है तो आपको अच्छे से बात याद रहेगा। और ये आंसर आ गया हमारा इंग्लिश में भी, ठीक है, तो आंसर भी इंग्लिश में भी लिख लिए जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के। अगला सवाल हमारा, जापान के विकास के साथ वहां की रोजमर्रा की जिंदगी में किस तरह के देखिए बदलाव आए थे, ये हमें बताना है, ठीक है। तो जापान का एक आधुनिक समाज में रूपांतरण रोजाना की जिंदगी में आए बदलाव को देखा जा सकता है। पैतृक परिवार व्यवस्था में कई पीढ़ियां परिवार के मुखिया के नियंत्रण रहती है, लेकिन जैसे जैसे लोग समृद्ध हुए, परिवार के बारे में नए नए विचार फैलने लगे। नए घर का संबंध मूलतः परिवार से, जहां पर पत्नी पत्नी के साथ रह के कमाते थे और घर बसाते थे। पारिवारिक जीवन की इसी नए समझ नए तरह के घरेलू उत्पादों, नए किस्म के पारिवारिक मनोरंजन और नए प्रकार के घर की मांग पैदा की। 1920 के दशक में निर्माण कंपनियों ने शुरू में 200 येन, यानी वहां की जो करेंसी आपको मान लो जापान के येन होते हैं, देने के बाद लगातार 10 साल के लिए 12 येन माहवार की किस्तों पर लोगों को सस्ते मकान के मुकाबले मतलब उनको मिलने लगे। नए मध्यम वर्गों ने आगमन और मनोरंजन के लिए नई तकनीकों का लुत्फ उठाया, ठीक है। ये जापान के विकास के साथ वहां की रोजमर्रा जिंदगी के बारे में कुछ बदलाव आए थे। अगला सवाल है हमारा, एज़टेक और मेसोपोटामिया, यानी दो सभ्यताएं थी, एज़टेक और मेसो, उन दोनों के बीच में हम क्या तुलना, एक कंपैरिजन सेट करना है। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ पढ़ सकते हैं कि एज़टेक सभ्यता 12वीं शताब्दी में माया सभ्यता के पतन के बाद अमेरिका में एज़टेक सभ्यता ने सभ्यता को की ज्योति जलाई। एज़टेक लोग, जिनको टेनोका भी कहा जाता था और ना टेटोक्लिन टेलाटोका नाम को दी जान के दो अपनी राजधानी बसाई थी। इन लोगों की सभ्यता की कुछ विशेषताएं थी कि इनका साम्राज्य जो था वो 2 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ था। इन्हें 38 प्रांतों में बांटा गया था। प्रत्येक जो प्रांत था उनका एक शासन जो गवर्नर चलाता था। वे कई देवी देवताओं को पूजा करते, सूर्य देवता हो गए इनमें प्रमुख थे। वे अन्य देवताओं को देवी देवता की जननी कहते थे। इन लोगों ने धातुओं पिघलाकर उनका प्रयोग करना सीख लिया था। और यही बात देखिए यहाँ पर लिखा हुआ एज़टेक सिविलाइजेशन का। आप लोग इस बच्चे सवाल को छोड़ दीजिएगा, ठीक है ना, मैं आपको बता देता हूँ। इस सवाल में भी थोड़ा सा यहाँ पर छूटा हुआ है, इस सवाल को छोड़ दीजिएगा। देखिए यहाँ पर सिर्फ एज़टेक के बारे में बताया, मेसोपोटामिया बता हुआ नहीं है, ठीक है। वो गलती से पीडीएफ बनाने से मेरा ध्यान हट गया हो, क्योंकि मैं बता दूं कि आवाज़ अभी आपको मिल रही होगी वो भी थोड़ी भारी लग रही हो, क्योंकि देखिए अभी भी तबियत रिकवर नहीं हुआ है सही से, फिर भी काम कर ही रहा हूँ आप सभी बच्चों के लिए हिंदी और इंग्लिश में। इसलिए देखिए आपको वीडियो बनाने में, आपका कंटेंट रेडी करने में समय भी लग रहा है। तो ये सवाल भी छोड़ दीजिए, ये सवाल मैं आपको पूरा कंप्लीट करवा दूंगा, क्योंकि ये आधा सवाल मैं पहले बता देता हूँ। ये अभी मेसोपोटामिया में यहाँ लिखना जोड़ना बाकी है, ठीक है। ये लास्ट सवाल पूरा किया हुआ बता देता हूँ, इंग्लिश में आप लोग लिख लीजिए। ये 10वां सवाल अच्छा है कि मानवतावाद से आप क्या समझते हैं। तो देखिए मानवतावाद जिसे आप ह्यूमनिज्म कहते हैं, तो मानवतावाद मनुष्य की समस्या को अध्ययन करता है, मानव जीवन के महत्व को स्वीकार करता तथा उसके जीवन को सुधारने एवं समृद्ध बनाने का प्रयास करता है। पुनः जागरण कार्य में परलोक की अपेक्षा इंद्रलोक को महत्व अधिक दिया गया, जिसमें हम रहते हैं, और यही क्या हमारी मानवतावाद है। मानवतावाद के समर्थक मानवतावादी कहलाते हैं, और जो पैट्रिक अग्रवादी मानवतावादी था, उसे अंधविश्वासों तथा धर्म अधिकारियों की जीवन प्रणाली की आलोचना की। उसने क्या किया, परलोक चिंतन की अपेक्षा जो लौकिक हमारा जीवन है उसको आनंदपूर्ण व्यतीत करने पर ज्यादा बल दिया था। इटली के नागरिकों ने मानवतावाद का समर्थन किया, वहीं पर जो धार्मिक बंधनों के परिणाम स्वरूप अपनी स्वाभाविक प्रवृत्तियों को विकसित करने में असमर्थ था। वास्तव में धर्मनिरपेक्ष की भावना मानवतावाद की मुख्य विचारधारा थी। और यही सवाल देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है इंग्लिश में, तो आप सही बच्चे जो भी इंग्लिश मीडियम के उसे नोट डाउन कर लीजिएगा। बच्चा क्वेश्चन नंबर 9, मैं उसको आपको क्वेश्चन 9 हमारा बचा हुआ रहा, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर हमारा बचिए, मैं देख लेता हूँ 6 नंबर, ठीक है। ये 2 सवाल मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करवा दूंगा इंग्लिश मीडियम में, ठीक है। हिंदी में तो लिखा हुआ था,
तो इंग्लिश मीडियम में कंप्लीट करवा दूंगा। तो फिलहाल आज की इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपको आज का ये सेशन अच्छा लगा हो तो ये आपको देखिए लाइक करना है, क्योंकि आप पूरे जाके यूट्यूब की हिस्ट्री में जाके चेक कर लीजिए, आपको कोई भी क्लास 11 जैक बोर्ड का कोई भी आपको इंग्लिश में कंप्लीट नहीं कराएगा, ना ही इतना अच्छा कंटेंट दे पाएगा। आप सर्च कर सकते हैं, आपके पास फोन है, सर्च का गूगल इंजन जिंदाबाद है, आप कर सकते हैं। लेकिन अगर नहीं मिला तो आपको मेरे चैनल को आपको जितना हो सके शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, और मॉडल सेट कंप्लीट करवाया हुआ इंग्लिश हिंदी दोनों में जरूर देख लीजिएगा, ठीक है।